हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन लॉकडाउन के आराम किया और आराम के अलावा आपको बहुत इंक्विजिटिवनेस होगी कब शुरू होंगी क्लासेस, स्पेशली क्योंकि बायो बच्चों ने जिन्होंने लिया है उनको बड़े अरमान रहते हैं कि हम नीट देंगे, क्या होगा, क्या नया मिलने वाला है 11th क्लास में। तो 10th से जब आप लोग सब 11th में अब आए हैं और जितने बच्चे सोच रहे हैं कि बायो लेंगे उनको मैं एक ब्रीफिंग करना चाहूँगी कि उनको पढ़ना क्या है इस साल बायो में, ठीक है? और उस चीज़ को बिल्कुल रिलैक्स वे में लीजिए। मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती। आप और हम मिल कर के सब उसको इतना आसान कर देंगे और बहुत मज़े में ये पूरा सेशन अपन ख़त्म करेंगे, ठीक है? सो देर आर 22 चैप्टर्स इन बायो। डर गए क्या? डरने की ज़रूरत नहीं है। 22 बहुत अच्छे वाले चैप्टर्स हैं और वही मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगी कि क्या क्या नया पढ़ना है। बस एक थोड़ा सा मुझे इस क्लास में आपको ये हिंट देनी है कि 10th तक साइंस एक सब्जेक्ट था, अब आपका प्रमोशन हो गया है, अब आप प्रमोटेड हो, सीनियर्स हो गए हो, तो आपको सीनियर्स की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा 11th क्लास में। अब थोड़ा सा वो 10th का जो बचपना है ना वो पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सीरियस क्योंकि नीट में जो नीट के एस्पायरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव देना चाहते हैं और जो नहीं भी देना चाहते वो इससे बचे नहीं हैं। उनको तो 22 चैप्टर्स फिर भी करने हैं बायो में, चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम ले, उनको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना ही पड़ेगा। कोई सी भी स्ट्रीम में जाए, भले ही वो नीट ना हो, उसके लिए पढ़ाई यही बेसिक करनी पड़ती है। और 11th के जो 22 चैप्टर्स हैं ये NCERT ने सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ है कि आपको जो बेस है वो आप 11th में क्लियर करेंगे, मेजर बेस, और 12th में कुछ चैप्टर्स आपको अलग से दिए हुए हैं, उनको पूरा करना है। तो आपको मेन फोकस किस क्लास में करना है? इस क्लास में, बायो में। दैट इज वाई 22 चैप्टर्स, और वो 22 चैप्टर्स को बांटा गया है इन 5 यूनिट्स, ठीक है? सो वो 5 यूनिट्स क्या हैं हम पहले वो देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब होता है, आई विल बी राइटिंग यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? नाउ डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे टाइप्स, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे वो बैक्टीरिया के हों, चाहे वो फंजाई के हों, चाहे वो एनिमल्स के हों। इस अर्थ पे इतने सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में, उनका इंट्रोडक्शन क्या है वो सब इस यूनिट में हम करेंगे। और इस यूनिट में जो चैप्टर्स हैं वो हैं 4 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। लिविंग वर्ल्ड है पहला चैप्टर, देन इंट्रोडक्टरी है, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है? प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। सो दिस इज अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं और उनकी क्लासिफिकेशन। सेकेंड यूनिट जो है वो एनाटमी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कैसे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज, प्लांट का हो, एक चैप्टर है प्लांट का, एक चैप्टर है एनिमल का। प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर, बाहर से ही नहीं अंदर से भी, पूरे टिश्यू। तो एनाटमी ऑफ प्लांट, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की बॉडी के भी अंदर के टिश्यू, उसमें कुछ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कॉकरोच को, जैसे अर्थवर्म को, कुछ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है इन डिटेल। तो वो हम देखेंगे। इसमें 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें इवन एक और चैप्टर आता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स।
मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स की भी कितने टाइप की पत्तियां हैं, कितने शेप्स की पत्तियां हैं, कितने शेप्स की रूट हैं, कितने टाइप की रूट्स हैं, वो सब हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। और ये वाला चैप्टर जो है ना वो प्रैक्टिकल में भी बहुत हेल्प करेगा। देन थर्ड यूनिट इज सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल का। मे बी वन सेल, मे बी मल्टी सेल्यूलर। जितने भी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, उनका सेल, वो एक सेल का स्ट्रक्चर और उस एक सेल का फंक्शन। एक सेल वैसी ही बहुत सारी सेल कैसे काम करती है, कैसे पूरे ऑर्गेनिजम्स को फंक्शन करवाती हैं, तो सेल का। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, उसमें सेल के अंदर पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स तक हम डिटेल पढ़ेंगे। एक 3 चैप्टर्स हैं, एक सेल के बारे में, एक बायोमोलिक्यूल्स, और एक सेल कैसे डिवाइड होती है, सेल डिवीजन। आप लोग 8, 9 से माइटोसिस मियोसिस पढ़ते आ रहे हैं, वो इस यूनिट में हम डिटेल वो देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 2 यूनिट्स 12 चैप्टर्स कवर करते हैं वो, द होल प्लांट फिजियोलॉजी and the whole animal physiology. So the 4th unit is plant physiology, and you know what is physiology word means? physiology मतलब प्लांट को, बचपन से आप लोग को मालूम है प्लांट मतलब रूट, स्टेम, लीफ। अब 11th में वो रूट, स्टेम, लीफ से ऊपर उठ के, वो तो हम मॉर्फोलॉजी में देख ही लेंगे, प्लांट के अंदर रूट से पानी कैसे चढ़ता है, लीव्स तक कैसे पहुंचता है, लीव्स में खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस, ये एक चैप्टर हो गया। फिर पानी कैसे चढ़ता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये दूसरा चैप्टर हो गया। मतलब प्लांट के अंदर जो भी हरकतें हो रही हैं, खाना ले जाने लाने की, पानी ले जाने लाने की, खाना बनाने की, और क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स भी, तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो एक चैप्टर है प्लांट रेस्पिरेशन। और क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए प्लांट ग्रो भी करता है। आपने देखा होगा बीज लगाते हैं, ग्रो कर रहा है, सो वो कैसे ग्रो कर रहा है। सो 5 चैप्टर्स आर देयर इन प्लांट फिजियोलॉजी। पहला, पानी कैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पानी और खाना कैसे पहुंचता है। दूसरा इज मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट पार्ट्स। तीसरा है फोटोसिंथेसिस, खाना कैसे बनाते हैं। चौथा है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट रेस्पिरेशन। और 5वां है प्लांट ग्रोथ। तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर 5 चैप्टर्स इन प्लांट फिजियोलॉजी। एंड लास्ट यूनिट इज ह्यूमन, हमारे बारे में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड इन ह्यूमन फिजियोलॉजी द चैप्टर्स आर 7, सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं 7। हमारी बॉडी के अंदर के फंक्शंस, right from digestion, पहला चैप्टर is 7 chapters are there. So digestion, then respiration, then body fluids, पूरा ब्लड कैसे इधर उधर ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता है बॉडी में, देन एक्सक्रीशन, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर वेस्ट, वो बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं, दैट इज इन एक्सक्रीशन। देन मैं बोल रही हूँ मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देन नर्वस सिस्टम, हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, सारे नर्व्स कैसे काम करवाती हैं, कितनी नर्व्स हैं नर्वस सिस्टम। एंड लास्टली एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज द हॉर्मोन्स, द जूसेस विच द ग्लैंड्स रिलीज इन आवर बॉडी, वो ग्लैंड्स, उनके जूसेस, और वो कैसे रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शन। these are included in the 7 chapters of ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, सो ये हुआ 7। तो पूरे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए हमारे पास? 22 चैप्टर्स। और इस सेशन में हमको पूरे 22 चैप्टर्स करने हैं। सो बिकॉज टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास, सो आई वोंट बी गिविंग यू राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ओके। सेकेंड चैप्टर का एक पार्ट दे रही हूँ, और वो सबसे पहले जान लो आप, क्योंकि उसके बारे में अभी इट इज़ अ वेरी हॉट सब्जेक्ट, मैंने लिखा भी हुआ है, वायरसेस। यू हैव इन डिटेल, सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है वायरसेस, वो अपन देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा अभी वायरस बहुत चल रहा है ना, तो एग्जैक्ट वायरसेस क्या होते हैं, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, क्यों उनसे इतना डरना चाहिए,
क्यों उनके अगेंस्ट कोई एकदम से दवाई नहीं है। वो जब आप वायरसेस का डिटेल जानेंगे ना तो एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन, बता सकते हो अपने फैमिली में कि यू नो व्हाट वायरसेस आर। सो आपको एक कोविड वायरस का जो सुनते आ रहे हैं टिपिकल, उसका बेसिक भी समझ में आएगा कि वायरसेस क्या होते हैं। क्लियर? तो शुरू करें, ठीक है। आप लोग रिलैक्स होके बैठिए और कोई उसको रटना नहीं है, पहले समझो। यू कैन वॉच दिस क्लास मेनी टाइम्स, दिस इज द एडवांटेज। यही तो फायदा है, हम लोग आपको इतनी मेहनत लॉकडाउन में करी आप लोगों के लिए इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इसको दसियों बार देखिए, उसको बार बार देख सकते हैं आप, बार बार देखिए तो आपको लर्न हो जाएगा। अभी वो वाली चीज के लिए फिक्र मत करिए कि अरे यार मैम तो बोल के निकल गई, अब कैसे दिमाग में जाएगा, तो उसकी चिंता ही नहीं करना है। वो 10 बार देखेंगे तो दिमाग में चला जाएगा, समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी जो लिख रहे हैं वो नोट्स के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ वायरसेस। अब जब आपका सेकेंड चैप्टर का हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई किया है। उनको RH व्हिटेकर ने कितने क्लासेस में? 5 क्लासेस में। सुना हुआ लग रहा है ना, क्योंकि 9th में पढ़ा हुआ है आपने। 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया गया? 5 किंगडम में। और वो 5 किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मैं फिर बोलती हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्या मैंने कहीं वायरसेस बोले? नहीं बोले। वही एक प्रॉब्लम आज भी है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको इन 5 किंगडम में कोई भी साइंटिस्ट जगह नहीं दे पाए। तो आज भी ये क्वेश्चन आता है कि वायरसेस क्या हैं, या एक्सप्लेन वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसका आंसर मैं भी आज आपको दे दूंगी। सो वायरसेस को कहीं भी नहीं रख पाए साइंटिस्ट। दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको जगह मिल गई, लेकिन 4-5 ऑर्गेनिजम्स का जिक्र इन 5 किंगडम में नहीं हुआ, और वही 4-5 हम पहले करेंगे। वो क्या क्या थे? पहला तो था वायरस, जो आज अपन कर रहे हैं। दूसरा है वायरॉइड्स। तीसरा है प्रायोन्स। चौथा है लाइकीन्स। ये जो 4 ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठते थे, तो उनको अलग कर दिया गया। और उसमें से वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा गया, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग के थे और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के थे। अब वायरसेस के लिए एक टर्म यूज होता है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, बहुत स्टबर्न होते हैं। पैरासाइट्स वर्ड का मतलब जो किसी लिविंग होस्ट से अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग होस्ट। जब भी किसी दूसरे लिविंग होस्ट से अपना सारा न्यूट्रिशन और जीने का सामान लिया जाए तो वो तरीका होता है पैरासाइट। और ऑब्लिगेट मतलब होता है वेरी स्टबर्न, यानी इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सारे दुनिया में वायरसेस जो हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए? लिविंग होस्ट। क्या चाहिए? लिविंग होस्ट। तो अगर लिविंग होस्ट, इसीलिए तो बोल रहे हैं कोविड में आइसोलेशन करिए, डिस्टेंसिंग करिए, क्योंकि आप लिविंग हैं। आप मिल गए ना उनको तो वो आपके अंदर अपना नंबर बढ़ा लेंगे। जब तक वो एनवायरमेंट में है वो कुछ नहीं कर सकते, दे आर इनर्ट। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट होने के नाते सब कुछ, अगर लिविंग होस्ट मिल जाए तो वो उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर वो लिविंग की सेल है तो। क्लियर है? सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट टू मल्टीप्लाई एंड टू डिवाइड। Otherwise they are inert
नॉन लिविंग कैसे हैं? इनर्ट एंड नॉन लिविंग आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल दे आर इनर्ट, लाइक नमक और शक्कर का क्रिस्टल होता है ना, उस टाइप के, एक नॉन लिविंग की तरह इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं लिविंग और नॉन लिविंग की क्वालिटीज जो भी हैं वो आपको यहाँ पर बता दूंगी। देखें लिविंग की क्या है इसकी। पहला, लिविंग क्यों? क्योंकि ये कॉजेज इन्फेक्शन इन लिविंग होस्ट, कॉजेज इन्फेक्शन इन लिविंग होस्ट, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। दे कैन रेप्लिकेट, रेप्लिकेट वर्ड का मतलब क्या है मालूम है? अपनी कॉपी बनाना, मेक देयर ओन कॉपी। So they can make their own copy, replicate. They can undergo mutation. Now, what is mutation? Changes in genome. अब ये क्या है चेंजेस इन जीनोम, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले लिख देती हूँ, म्यूटेशन मतलब उसका जो जीनोम, डीएनए है, आरएनए है, वो उस पर आ रहे हैं हम अभी, उसमें कोई भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, सो एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं इसके? इनर्ट लिखा हुआ है, इनर्ट आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर। और दूसरा, दे कैन बी क्रिस्टलाइज, सॉरी, सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज। सो ये इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए जब तक आप ये सो दिस इज क्लियर, ये आंसर है कि कैसे बताओगे आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का लिंक है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी वायरसेस की और एनसीईआरटी में दी भी हुई है, इसकी अपन क्या देखते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से ईयर में? 1892 में। कौन से ईयर में? 1892 में साइंटिस्ट आए, डिमिट्री इवानोव्स्की। कौन से साइंटिस्ट आए? डिमिट्री इवानोव्स्की। उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या बीमारी करते हैं टोबैको में। कौन से प्लांट में? टोबैको प्लांट में, तंबाकू के प्लांट में, पत्तियों में बीमारी करते हैं TMV, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस। तो टोबैको मोज़ैक वायरस नाम था, लेकिन डिजीज क्या थी? टोबैको मोज़ैक डिजीज करते। तब तक ये पता नहीं था कि वायरसेस हैं। किसको? ये रशियन साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोव्स्की, इनको ये नहीं पता था। तो उन्होंने तंबाकू की पत्तियों में देखा कि कुछ मोज़ैक जैसे
साइंस दिख रहे हैं। तो उन्होंने सोचा किस वजह से, और उससे टोबैको के जो प्लांट्स थे वो स्टंटेड रह जाते थे, उनकी बहुत ग्रोथ नहीं होती थी। तो उससे जो यील्ड थी टोबैको लीव्स, पत्तियों की, वो अच्छी नहीं होती थी और उसकी कीमत भी अच्छी नहीं मिलती थी। तो इन्होंने वो जो डिजीज जो ऐसी स्पॉट्स के फॉर्म में थी, वो उसको बोला टोबैको, और वो सबसे पहले उन्होंने किसमें फाइंड आउट की, इन द टोबैको प्लांट। और उसको उन्होंने बोला कि कोई तो भी जहरीला सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, फ्लूइड है, जो कि ये कर रहा है। ठीक है, तब तक उनको ये मालूम नहीं था कि ये वायरसेस हैं। उनका ये कोई जहरीला चीज़ है जिसकी वजह से ये इस तरह की मोज़ैक डिजीज टोबैको में पाई जा रही। वहाँ से शुरुआत हुई। फिर थोड़े समय बाद 1898 में साइंटिस्ट आए, दैट वाज M.W. बाइजरनेक, M.W. बाइजरनेक। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जो टोबैको प्लांट था जिसमें मोज़ैक था, उसका एक्सट्रैक्ट लिया, मतलब बीमारी जहाँ हुई थी उस पत्ते को पीस के उसका एक्सट्रैक्ट ले लिया और हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिया। जब हेल्दी प्लांट के ऊपर डाला तो देखा उनको भी वही चीज़ हो गई, वो प्लांट को वही बीमारी हो गई, हेल्दी प्लांट को भी वो बीमारी हो गई। जब एक डिजीज प्लांट का एक्सट्रैक्ट इन्होंने हेल्दी प्लांट पे डाला और उन्होंने उस फ्लूइड को नाम दिया, क्वेश्चन आता है, मैं आपको बच्चों जब भी होगा समय समय पे आई विल राइट इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव के लिए भी पॉइंट आउट करती जाऊंगी, और अगर वो रेगुलर आपकी थ्योरी क्लासेस में आएगा तो भी आई विल पॉइंट आउट कि ये आता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में वो लाइन दी हुई है एंड आई एम राइटिंग दैट लाइन। वो दैट इज उस फ्लूइड को, कौन सा फ्लूइड, जिससे कि नॉर्मल प्लांट्स भी टोबैको के इन्फेक्ट हो गए, उसको उसके लिए वर्ड दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका क्या था, इस पूरे कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का क्या मतलब था, इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्या मतलब था कि ये जो है वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है, जिससे कि इधर से उधर जो भी बीमारी है वो फैल रही है, फ्रॉम डिजीज प्लांट टू हेल्दी प्लांट। ये काम किन्होंने किया था, M.W. बाइजरनेक ने। ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा कि जब जो एक फिल्टर रहता है, पोर्सलीन फिल्टर, मतलब जैसे छन्नियाँ रहती हैं, उन्होंने इस टोबैको प्लांट की पत्ती को पीसा और वो एक्सट्रैक्ट को उस फिल्टर से डाला। ठीक है, जब उस फिल्टर से पास किया तो नॉर्मली वो पोर्सलीन फिल्टर सब नीचे आ जाता है, लेकिन क्या ऊपर रह जाते हैं, बैक्टीरिया। क्या रह जाते हैं, बैक्टीरिया। तो ये पता करने के लिए कि क्या ये कोई बैक्टीरियल डिजीज तो नहीं है, तो उन्होंने उस एक्सट्रैक्ट को उस पोर्सलीन फिल्टर से पास किया, तो बैक्टीरिया ऊपर रहेगा फिल्टर में। अब जो नीचे का एक्सट्रैक्ट था फिर वो हेल्दी पत्ते के ऊपर डाला तो उस हेल्दी पत्ते को डिजीज हो गई। इसका मतलब कि जो नीचे आया है वो बैक्टीरिया के फिल्टर से पास हो गया, मतलब इट इज स्मॉलर देन, साइज इज स्मॉलर देन, बैक्टीरिया से भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी कर सकता है, इन्फेक्शन कर रहा है। सो इससे ये भी क्लियर हुआ कि दीज ऑर्गेनिजम्स कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। तो ये भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके बताया कि दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। ओके, सो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम एंड
ये इन्होंने बोला था। अब एक और साइंटिस्ट आए, एनसीईआरटी ने 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया, तीनों का पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। दैट वाज द साइंटिस्ट नेम WM स्टैनले। इन्होंने क्या किया, 19, अब थोड़ा सा टाइम बीता, कौन सा, 1935 में, 1935 में इन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज करा। सो ही शोड दैट वायरसेस जो हैं कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, जैसे नमक और शक्कर के क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो किन्होंने बताया था, स्टैनले ने। तो और डिमिट्री इवानोव्स्की ने पहली बार बताया कि टोबैको मोज़ैक वायरस जो होता है, टोबैको मोज़ैक डिजीज जो होती है टोबैको में, इट इज़ ड्यू टू सम पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। फिर बाइजरिंग का है, उन्होंने बताया कि वो जो एक्सट्रैक्ट है टोबैको मोज़ैक वाली डिजीज वाले प्लांट का, अगर हेल्दी प्लांट पे डालेंगे तो कोई बीमारी हो जाएगी, और उसका नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, दैट इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। उसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। आई एम राइटिंग ZZ मतलब है जबरदस्त, जरूरी, मतलब वो क्वेश्चन आता है। सो ये तीनों साइंटिस्ट ने वायरस को लेके क्या क्या बात बोली, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जो इन्फेक्शियस फ्लूइड जो जिसमें वायरस थे, मैंने आपको क्या बताया, पोर्सलिन फिल्टर से पास हो गए। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस आर स्मॉलर देन, क्योंकि फिल्टर से पास हो गए वो, बैक्टीरिया, ठीक है, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है। अब वायरसेस जो हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे बने होते हैं, तो उसके लिए मैं व्हाट आर वायरसेस मेड अप ऑफ। एनसीईआरटी ने 2 वायरसेस विद डायग्राम शो किए हैं, तो मैं पहले जनरल बताती हूँ उन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स को लेकर के कि कैसे वायरसेस आर मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। बहुत उसमें कोई सेल, मैंने क्या बोला, उनको 5 किंगडम में जगह क्यों नहीं मिली, पहली बात, देवर ए सेल्यूलर, मतलब सेल जैसी कोई चीज थी नहीं। क्यों, सेल में मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनकी सेल के अंदर कुछ भी नहीं, यानी नो सेल ऑर्गेनेल्स। जब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, तो वो सेल कहलाएंगे क्या? सो देवर ए सेल्यूलर। दूसरा, देवर, ये पॉइंट भी आएगा, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ए सेल्यूलर। तीसरा, मेड अप ऑफ, देवर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स and nucleic acid। अब प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स तो आपको मालूम है सबको, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल फैमिली, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आते हैं, उसमें से वन ऑफ द प्रोटीन्स। एंड न्यूक्लिक एसिड, ये कौन से हैं? आरएनए और डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए हो सकता है वायरसेस में या डीएनए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, नेवर बोथ, नेवर बोथ, दोनों कभी नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या डीएनए हो सकता है उनकी बॉडी के अंदर। अब ये इनका अरेंजमेंट काय के बने, ये तो हमने देख लिया, काय के बने हैं, आइदर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आरएनए या डीएनए। इनका जो प्रोटीन कवर होता है, बाहरी कवर जो होता है, आउटर कवर, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन,
तो मैं एक वायरस बना रही हूँ, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये बना है प्रोटीन का, तो इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्सिड। क्या बोलते हैं? एंड ये काय का बना हुआ है? प्रोटीन का। और आपको पता है ये कौन सा वायरस बना रही हूं मैं? दिस इज बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस है ये? बैक्टीरियोफेज वायरस है। बताऊंगी किसको इन्फेक्ट करता है। सो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें। हर वायरस में बाहर प्रोटीन का एक कवच होता है, कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। वो बहुत सारे जियोमेट्रिकल शेप्स की हो सकती है, जैसे ये देखो आप, पॉलीहेड्रल, कई साइड वाला हो सकता है। मतलब जो कैप्सिड है उसके प्रोटीन्स अलग अलग शेप में अरेंज हो सकते हैं, कभी रॉड शेप, कभी हेलिकली, कभी स्फेरिकल, एनी शेप। और उस कवच को इकट्ठा कहते हैं कैप्सिड। और वो जो छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स हैं जो इस कवर को बना रहे हैं, जो इस कवर को पूरा अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रोटीन के यूनिट्स, उनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं उनको? कैप्सोमियर्स। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स। सो कैप्सिड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स, ठीक है, प्रोटीन के यूनिट्स। और इसमें दूसरी चीज क्या थी? न्यूक्लिक एसिड। तो अंदर कुछ और नहीं होता, बस सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। और इट कैन बी डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। वाई आई हैव मेड डीएनए? क्योंकि टीएमवी में क्या होता है? टीएमवी में सिर्फ क्या होता है? डीएनए होता है। नॉट इन टीएमवी बट इन बैक्टीरियोफेज इट इज डीएनए। सॉरी, नॉट इन टीएमवी, इट इज इन बैक्टीरियोफेज। जो टैडपोल की तरह दिखता है उसमें क्या होता है? डीएनए। एक और डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, आई विल मेक इट डिफरेंटली। उसमें जो कैप्सिड है वो बहुत सारे ऐसे यूनिट्स कैप्सोमियर से बना हुआ है, रॉड शेप्ड है। इस तरीके से बहुत सारे कैप्सोमियर्स हैं प्रोटीन के। पूरे कवर को बोलेंगे कैप्सिड और छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर्स। तो ऐसा रॉड शेप्ड है। और उसके अंदर जो दो ही चीजें, उसके अंदर जो जीनोम है वो काय का बना है? आरएनए। सो दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ध्यान रखना, टोबैको मोज़ेक वायरस का जीनोम आरएनए है और बैक्टीरियोफेज का जीनोम क्या है? डीएनए है, ठीक है। ये दोनों ही डायग्राम दिए हुए हैं और इन डायग्राम को का बनाना आ सकता है। तो ये टैडपोल लाइक है। कैसा दिखता है? बैक्टीरियोफेज, टैडपोल लाइक। अब व्हाई आई एम कॉलिंग बैक्टीरियोफेज? पूरे अर्थ पे वायरसेस को क्लासिफाई कैसे किया गया है कि वो किसको इन्फेक्ट करते हैं। तो आप देखिए, वायरसेस कैन इन्फेक्ट प्लांट्स। उसका एक एग्जांपल ये है, टोबैको इज अ प्लांट, टोबैको मोज़ेक वायरस। कई वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो प्लांट वायरसेस हो गए। देन बहुत सारे वायरसेस ह्यूमन और दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो क्या हो गए? एनिमल वायरसेस। यूजुअली उनमें क्या होता है? डीएनए। और वायरसेस हैव नॉट इवन लेफ्ट अलोन द बैक्टीरिया। उनने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा अकेला, उनको भी अपनी गिरफ्त में लिया है। दे कैन इन्फेक्ट, अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया ऑल्सो। और वो क्या कहलाते हैं? ऐसे वायरसेस, उनको बोलते हैं, ये वायरसेस हैं जिनका नाम है बैक्टीरियोफेज। सो दीज आर वायरसेस विच इन्फेक्ट bacteria, or one of them is given in NCERT, that is this very common T2 bacteriophage, T2, T4, ऐसे कई नाम होते हैं। तो T2 बैक्टीरियोफेज जो टैडपोल टाइप दिखता है और उसके ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो टैडपोल की तरह दिखेगा। और इसके ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? दिस इज द हेड पार्ट जिसमें
प्रोटीन कैप्सिड है और अंदर जीनोम है, दैट इज डीएनए। दिस पार्ट इज द टेल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट है। और इसमें ये क्या है? टेल फाइबर्स। और टेल फाइबर्स क्या करती हैं? होस्ट सेल में अटैच करने में हेल्प करती हैं। ये प्लेट है, एंड प्लेट है, जो कि एक एंजाइम होती है उसमें, लाइसोजाइम। कौन सी एंजाइम होती है इसमें? लाइसोजाइम। तो आई टेल यू लेटर, ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी विच विल हेल्प यू इन योर फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, अभी सिर्फ ये दो प्लांट और एनिमल वायरसेस के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और वायरसेस जो हैं वो किस किस को इन्फेक्ट करते हैं। मैंने आपको, बिकॉज आज आपकी पहली क्लास है, तो मैं आपको सिर्फ एक जनरल वायरस क्या होते हैं उसको बहुत लाइट वे में आपको मैंने बताया। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट? 3 साइंटिस्ट के नेम देख लेना एक बार, क्योंकि वो कोर्स में है। ये दोनों डायग्राम देखना, वो कोर्स में है। और एक जनरल नॉन लिविंग और लिविंग के बीच क्यों वो आते हैं। अभी बहुत सारा इनके ऊपर डिटेल मुझे बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल बताना है। एवरी डे इट विल बी इंटरेस्टिंग मोर एंड मोर, जितना आप जानते जाओगे। सो फॉर टुडे इतना ही, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि बायो में आपको पढ़ना क्या क्या है। सो रिलैक्स होके मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, कि अब अपन को हर क्लास में आगे क्या क्या पढ़ते जाना है। ठीक है, एंड जस्ट विल फॉलो दिस टाइम टेबल। ठीक है, एंड आज आप रेस्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए ये पढ़ के रेस्ट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए फिर तैयारी। ओके, और रिलैक्स होके जब तक नहीं करेंगे उसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जब आप उसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स देखेंगे वो अपने आप आपको फॉर एवर रट जाएगा। ठीक है, सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।